हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, चैप्टर, टॉपिक्स और सिलेबस, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट का सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लीजिए। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 11 और 12 मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करा दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट से जा कर के उसे देख सकते हैं। वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले। फिर सॉल्यूशंस तो मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ। तो आप लोग 1, 2, 7, 11, 12 के सॉल्यूशंस देख लीजिएगा, मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 6 कराऊंगी। ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन से। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 10 सिमिलर है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेनली होता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हीट की बात होती है, उसमें कुछ वर्क डन होता है उसमें, और कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। इन तीनों चीज़ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनता है। इसका ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ज़ीरोथ लॉ मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है, ज़ीरोथ लॉ, और फर्स्ट लॉ पूछा गया जाता है। फर्स्ट लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर तरह से पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, तो उससे आप लोग डेफिनीशन भी बना लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे ही आप डेफिनेशन भी बनाएंगे। और यही अगर ये फार्मूला याद रहेगा ना तो डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला देखेंगे और डेफिनेशन बना लेंगे। सबसे इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक, तो फार्मूला क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक, तो ये क्या होता है? देखो, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट होती है डेल्टा क्यू, जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जा रही होती है वो हमेशा वर्क डन जो कि सिस्टम में होता है उसकी वजह से, और कितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी उसमें इंक्रीज़ हुई है, डेल्टा यू, उसी का पूरा एक समअप है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करेंगे। ठीक, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, समझते जाइए, और एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेके बैठा करिए मेरी क्लास में। जो मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। जब मैं आप लोगों को पूरा एक वन शॉट प्रोवाइड करूँगी तो आप लोग बस पढ़ते पढ़ते जाइएगा, बस, और कुछ नहीं। नोट्स इसी में से बनाते जाइए ताकि आप लोगों को रिवीजन के टाइम पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैंने अभी एक पोल भी किया हुआ है कि बताना है सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कौन से सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूं। तो उससे हमें ज़्यादातर ये मिला था कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो मेरे हैं वो मैथ्स और फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, कुछ हैं लगभग। तो मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट कराऊंगी, फिज़िक्स भी कराऊंगी, केमिस्ट्री भी कराऊंगी, मैथ्स भी कराऊंगी। तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पहले प्रोवाइड करनी हो। अगर सॉल्यूशन में थोड़ा लेट भी होता है तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, आप लोग उसके सॉल्यूशन नेट से है, बुक से है, तो कहीं से भी ढूंढ के अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, और जितना हो सके, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चों तक पहुँच सके। बहुत बच्चे परेशान भी रहते हैं, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए। और हाँ, मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप लोग 6 बजे एक्टिव ज़रूर रहा करिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
मैं जो फॉर्मूला बताई हूँ बस इसी से डिफिनीशन लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो कि dQ है गिवन टू अ सिस्टम, जो कि एक सिस्टम को उतनी अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है, इज इक्वल टू द सम है इन दोनों का। सम किसका है? सम ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, जो कि वर्क हो रहा है सिस्टम में बाय द सिस्टम के द्वारा, बाय द सिस्टम, जो कि है dW, और क्या है साथ ही साथ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, तो लिखेंगे एंड द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी क्या है? du। तो ये हो गया, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो मैंने आप लोगों को डेल्टा क्यू और डेल्टा यू लिखाया है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, इस तरह लिखा रहे चाहे इस तरह लिखा रहे। आप लोगों को क्या करना है, बस फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, उससे आप लोग डेफिनेशन बना लेंगे। एक बार मैं आप लोगों को और समझा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है गिवन टू द सिस्टम, कोई एक सिस्टम है जो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट है दी जाएगी, वो हमेशा इक्वल रहेगी सम ऑफ, प्लस कर रहे हैं ना, इसीलिए सम ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, कि बाहरी वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा, एंड द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, जो कि इंटरनल एनर्जी भी होगी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कुछ पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, जो कि ये जो Q और डेल्टा Q का है, तो इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, इसमें हम लोग डेल्टा DQ इसीलिए लिए हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट में स्पेसिफिक डिफरेंशियल होता है, इसीलिए हम पूरी हीट ना लेकर के DQ लिए हैं। तो इसमें लिखेंगे, आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते चलिए, द क्वांटिटी कैपिटल Q जो पूरी हीट होती है, और डेल Q कह लो या कह सकते हो आप लोग DQ कह लो या डेल Q, जो होगा विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगी जब जो Q है और डेल Q है, ये पॉजिटिव कब होगी? जब हीट सिस्टम को दी जा रही होगी। तो लिखेंगे इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम एंड नेगेटिव कब होगी? जब सिस्टम से हीट निकाली जा रही होगी। तो लिखेंगे नेगेटिव इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक, सिस्टम से हीट निकाली जा रही होगी तो ये नेगेटिव होगी, अब सिस्टम को हीट दी जा रही होगी तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक, तो एक पॉइंट और लिखेंगे, सिमिलरली द क्वांटिटी जो W है, जिसे हम डेल्टा W या DW कहते हैं, ये कब होगा? विल बी पॉजिटिव इफ वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो लिखेंगे एन नेगेटिव इफ वर्क डन ऑन इट। ठीक, सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन ऑन इट उस सिस्टम पे किया जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ऑन इट तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा।
ठीक, तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की गई थी, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये एक क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक, तो देखते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन शो भी कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेन इन शॉर्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये है, नीचे है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, तो 10 में भी कहा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताइए, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये दोनों क्वेश्चन या कह सकते हो कि तीनों क्वेश्चन किसी भी अलग तरीके से पूछा जाए जो कि सेम ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, अगर अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो आप लोग बस इतना आंसर लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को 6 कराऊंगी। ठीक, तो 6 देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। वैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में दे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, deduce an expression for external work done by an ideal gas in isothermal process। हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है। किसका निकालना है? कह रहा है एक्सटर्नल वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है आइडियल गैस के थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया था कि कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन बाय अ वंडर वॉल गैस इन आइसोथर्मल। अगर दोनों क्वेश्चन को यही तरीके से पूछा जाए तो मैं आप लोगों को जो आंसर कराऊंगी वो ही आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग। आंसर नंबर 6 का लिखवा रही हूँ। देखियो, जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, पहले मैं आप लोगों को वो कराती हूँ। ठीक, तो एक इसका ग्राफ भी बनेगा तो उसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन ही निकालना है, इसका एक्सप्रेशन यही है, मतलब यही हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब गैस को एक्सपैंड किया जाता है आइसोथर्मली तो वर्क डन क्या होता है, dW = होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक ग्राफ के थ्रू बताती हूँ। ये वॉल्यूम का है ग्राफ और ये प्रेशर का ग्राफ है। तो अगर कोई हम एक इनिशियल पॉइंट ले ले और एक फाइनल पॉइंट ले ले, मान लो यहाँ से ये गैस एक्सपैंड होके आ रही है, पहले ए पॉइंट पे थी फिर भी, तो ए पॉइंट पे कुछ इसका वॉल्यूम रहा होगा V1 और बी पॉइंट पे इसका वॉल्यूम रहा होगा V2। तो इसमें जो जो हम एज्यूम करते जा रहे हैं वो लिखते भी जाएंगे। तो लिखेंगे व्हेन गैस allowed to expand isothermally work is done by it। वर्क कितना होगा, dW = कुछ प्रेशर होगा कुछ वॉल्यूम होगा स्मॉल फॉर्म में। ठीक, तो अब लेट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को V1 और V2 लिख लेते हैं, हमने लिया था ना। तो इसमें लिखेंगे लेट इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को V1 एंड V2 ले लिया। ठीक, तो अब इसमें वर्क डन कैसे होगा, पहले स्मॉल फॉर्म के लिए वर्क डन निकालेंगे फिर पूरा लार्ज एरिया के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले dW = PdV, एक स्मॉल जगह के लिए वर्क डन हो गया। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लार्ज फॉर्म के लिए हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा W = ये कहाँ से आ रहा है, देखिए प्रेशर तो एज इट इज़ रहेगा और dV वॉल्यूम कहाँ से जा रहा है, V1 से जा रहा है V2 तक। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर
1। ध्यान से समझते हुए जाइएगा, ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरीके से पूछा सकता है कि ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरह के पूछा जा सकता है, और भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कैसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, कि ये फॉर्मूला दे देगा उसका और इसको कहेगा डेराइव करो। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो ये वर्क डन का ये हो गया, ठीक। टोटल वर्क डन निकालिए। फिर उसके बाद हम जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू ही निकालना था ना। देखिए ना क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बाई एन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो लिखेंगे यहाँ पर, सिंस वी नो डैट आइडियल गैस इक्वेशन होती PV इज इक्वल टू nRT। तो ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, प्रेशर हमारा कितना आएगा, P इज इक्वल टू RT बाई V। अब जो ये प्रेशर की वैल्यू है, इसको हमें प्रेशर चाहिए था, इसीलिए हमने आइडियल गैस की इक्वेशन के थ्रू प्रेशर निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ करते हुए चलिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, से लिखती हूँ उसमें, वर्क डन इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा, V1 से V2 तक जाएगा, और P की जगह क्या लिखेंगे, RT बाई V। तो लिखेंगे RT बाई V, और ये DV एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक। जब इसको पुट कर दिया, अब क्या करेंगे, जो RT है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक। तो RT को हम लोग को बाहर ले लेंगे। तो जब RT को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, RT बाहर हो जाएगा, V1 से V2 जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाई V हो जाएगा, 1 बाई V DV। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए, RT 1 बाई V का इंटीग्रेशन जो होता है वो log V होता है, log x का होता है ना, log x का क्या होता है, 1 बाई x होता है। तो वही चीज़ कह रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log V हो जाएगा, ठीक। और कहाँ से कहाँ, बेस हमेशा e रहेगी। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V1 से V2 की तरफ जा रहा है। तो ये आएगा हमारा वर्क डन, कितना आएगा, RT। अब क्या करते थे हम लोग, पहले V2 को लिखते थे, फिर माइनस करके V1 से लिखते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, log बेस E V2 माइनस log V1, बेस क्या रहेगा हमारा, E रहेगा, ठीक। और हम जानते हैं कि log A माइनस B होता है log AB, ठीक। ये होता है ना फॉर्मूला, log A बाई B होता है log A माइनस log B। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। आगे देखते हैं, हमारा क्या आया था, हमारा आया था वर्क डन इज इक्वल टू RT log log V2 माइनस log V1, इतना आया था। अब हम लोग को कंबाइन करके लिखना है, तो ये आ जाएगा RT log A बाई B कह लो, या V2 बाई V1 कह लो, ठीक। अब log बेस E है, अब इसको हमें log E के फॉर्म में नहीं रखना है, अब इसे कोई ना कोई फॉर्म में रखना है। तो ये log E से हम लोग क्या करेंगे, जो log बेस E है इससे हम लोग log बेस 10 में चेंज करेंगे। जब हम लोग E से 10 में चेंज करते हैं तो 2.3026 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं पूरी इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू 2.3026 मल्टीप्लाई बाई RT, फिर मल्टीप्लाई बाई, अब ये क्या हो गया, log E से 10 में बदल रहा है तो log 10, और ये क्या आ जाएगा, V2 बाई V1। ये इक्वेशन भी आप लोग ध्यान से रखिएगा, कभी इस इक्वेशन दे करके क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप लोगों को यही डिराइव करना है, ठीक। तो ये इक्वेशन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए V, जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग देख नहीं रहे थे कि जब PV को कांस्टेंट रखा जाएगा तब क्या होगा, ठीक। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। जब प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर V1, प्रेशर V2, P
P2 V2 सब कांस्टेंट हो जाएगा, P3 V3, तो सब क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों ने 11th 12th दोनों क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैं आप लोगों को वही से बता रही हूँ। ठीक, जब PV को कांस्टेंट रखते हैं तो सारी वैल्यूज़ इसकी कांस्टेंट हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। ठीक, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें डिवाइड के फॉर्म में दिया गया है ना, तो लिखेंगे P1 P2 इज इक्वल टू V2 V1। ठीक, तो जो V2 V1 है ये किसके इक्वल है, P1 P2 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया जाए, ये जो मैं आप लोगों को ये इक्वेशन बता रही हूँ, दोनों तरीके से क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी में पूछ सकता है। तो कभी ये दे देगा, कहेगा कि आप लोगों को इसको डिराइव करके बताना है, और कभी ये वाला दे देगा कि इसको आप लोगों को डिराइव करना है। तो ये जो P1 P2 वाली वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनली वर्क डन आएगा कितना आएगा, यहाँ से तो पूरा लिख देंगे एज इट इज़ 2.3026 RT log ये 10 रहेगा, और V2 V1 की जगह क्या लिख देंगे, P1/P2। ये फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में आ गया। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इसको भी मान सकते हैं। ठीक, अगर इसको ना चेंज करना हो, एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही पूछा गया हो कि आप लोगों को वर्क डन इस फॉर्म में निकालना है, ठीक, तो आप लोग इसको भी लिखा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था आप लोगों को वर्क डन निकालना है किसी भी फॉर्म में, आइसोथर्मल प्रोसेस का पूरा निकालना है। तो मैंने आप लोगों को ये V2 V1 वाला भी करा दिया और P1 P2 वाला भी करा दिया, दोनों मैंने आप लोगों को करा दिया। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया है, मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर से देख लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोगों को एक बार में, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सब लोगों को एक ही बार में समझ में आए, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो आप लोग जितने बार देखेंगे उतने बार आप लोगों का हो जाएगा। ठीक, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मेरे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। अब मंडे टू फ्राइडे मेरी हर वीडियो आती है, शाम को 6 बजे आती है। एक्टिव रहा करिए, आप लोग कॉपी पेन ज़रूर निकाल के रखा करिए, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है सेकेंड सेमेस्टर का, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का करा दिया है। फिर उसके बाद मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे दिया, तो कौन कौन सा यूनिट है वो सब बता दिया हुआ है। फिर सारे यूनिट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे यूनिट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया हुआ है। ठीक, अगर मेरे सॉल्यूशन में थोड़ा लेट भी होता है, क्योंकि मेरे पास तीनों वो सब्जेक्ट हैं, तो अगर थोड़ा लेट भी होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट मत किया करिए कि मैम लेट हो रहा है, ये हो रहा है। मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, टाइम पर प्रोवाइड करूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन रहती है, सबसे पहले जो मेरी वीडियो आती है, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप वीडियो को वॉच कर लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक, और बाकी तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस मंडे से जो नेक्स्ट मंडे आएगा हमारा, तो उससे मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, तो आप लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊँगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि हमको आंसर्स नहीं मिल रहे, क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, तो उनको भी प्रोवाइड हो सके। तो आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया करिए। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।